हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एंसेस्टर ज़ू के आदेश के मुताबिक एंसेस्टर ज़ू के सभी डिसेबल्स ने मिलकर सिर्फ एक रात के अंदर ही लोअर डोमेन और मिडिल डोमेन के ऊपर कब्जा कर लिया था, जबकि जाओ फेंग और लिंग ज़ू तो अपर डोमेन के ऊपर कब्जा करने के लिए निकल चुके थे, क्योंकि अपर डोमेन के ऊपर कब्जा कर पाना फेंग और बाकी सभी के बस की बात नहीं थी। लेकिन हमने देखा था कि जाओ फेंग और लिंग ज़ू से पहले एंसेस्टर ज़ू खुद अपर डोमेन में पहुंच चुके थे। अपर डोमेन को एम्परर ज़ून नाम का पर्सन लीड करता था, जिसने वहाँ पे टोटल 5 सिटीज भी बना रखी थी, जिसे एम्परर ज़ून के 5 खास डिसेबल्स लीड किया करते थे। और सबसे पहले एंसेस्टर ज़ू सोड इंपीरियल सिटी में पहुंचते हैं, जहाँ पे इंपीरियल सिटी के लॉर्ड, जिसका नाम ज़ू टियानजियाओ था, वो एंसेस्टर ज़ू के सामने आकर उनका मुकाबला करते हुए उन्हें वहाँ पे हराने की कोशिश करता है। हालांकि वो ताकतवर तो काफी ज्यादा था, लेकिन एंसेस्टर ज़ू ने अपने सिर्फ एक ही अटैक के साथ उसे वहाँ पे हरा दिया था। और सिर्फ उसे हराया ही नहीं था, बल्कि उसी के साथ साथ उसकी पूरी सिटी तक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके बाद एंसेस्टर ज़ू अगली सिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए रवाना हो चुके थे, क्योंकि एंसेस्टर ज़ू इन 5 सिटीज को हराने के बाद ही एम्परर ज़ून तक पहुंचने वाले थे। और ज़ू टियानजियाओ ने ये खबर अपने एम्परर तक भी पहुंचा दी थी, जहां एंसेस्टर ज़ू के आने की खबर सुनकर तो वो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है, जहां एंसेस्टर ज़ू सोड इंपीरियल सिटी को पार करते हुए एक एंशिएंट सिटी के पास पहुंच चुके थे, जो कि दिखने से ही बहुत ज्यादा अजीब और पुरानी दिखाई दे रही थी, जो देखकर बन्नी क्रो भी वहाँ पे थोड़ा चौंकते हुए कहता है, आखिर ये किस तरह की अजीब सी सिटी है। और ये कहकर बन्नी क्रो वहाँ पे पलट कर एंसेस्टर ज़ू की तरफ देखता है, जिस पे एंसेस्टर ज़ू तो उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देते, बल्कि वो तो वहाँ पे उस सिटी को भी कोड लुक के साथ देखने लगे थे। यानी कि एंसेस्टर ज़ू को इस बात की कोई भी परवाह नहीं थी कि ये किस टाइप की सिटी है और कौन सी सिटी है, उन्हें तो बस इसको पार करते हुए आगे बढ़ना था। इसलिए हम देखते हैं कि एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे उस सिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी डिवाइन सुप्रीम पावर को अपने हाथों में ले लेते हैं, जो देखकर तो बन्नी क्रो भी वहाँ पे समझ चुका था कि एंसेस्टर ज़ू क्या चाहते हैं। इसलिए बन्नी क्रो भी वहाँ पे अपना खतरनाक ऑर्डर रिलीज करते हुए एंसेस्टर ज़ू से कहता है, ओके बॉस, मैं समझ गया कि आप क्या चाहते हैं। ये सिटी चाहे जैसी भी हो, लेकिन आपके ऑर्डर के मुताबिक मैं इसे भी तबाह कर दूंगा। हालांकि एंसेस्टर ज़ू तो खुद वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम पावर का इस्तेमाल करते हुए उस सिटी को डिस्ट्रॉय करने वाले थे, पर बन्नी क्रो जानता था कि अगर एंसेस्टर ज़ू ने यहाँ पे सिटी के ऊपर अटैक किया तो इस सिटी का नामो निशान ही यहाँ पे मिट जाएगा। इसलिए बन्नी क्रो खुद वहाँ पे उस सिटी को तबाह करने के लिए अपने डीमन किंग वाली फार्म में आ चुका था। और अपनी डीमन किंग वाली फार्म में आने के बाद बहुत ही तेजी के साथ उस एंशिएंट सिटी को तबाह करने के लिए आगे बढ़ गया था, जबकि एंसेस्टर ज़ू भी वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पूरी सिटी को वहाँ पे सर्च करने लगे थे। लेकिन एंसेस्टर ज़ू को वहाँ पे उस एंशिएंट सिटी के अंदर ऐसी कोई भी खास चीज नहीं मिलती, जिसके चलते तो अब बन्नी क्रो के साथ साथ एंसेस्टर ज़ू ने भी उस एंशिएंट सिटी को डिस्ट्रॉय करने का ठान लिया था। लेकिन वो दोनों मिलकर वहाँ पे उस एंशिएंट सिटी के ऊपर अटैक कर पाते। लेकिन उससे पहले ही हम देखते हैं कि एक छोटे से पेड़ के नीचे से एक एंशिएंट बर्ड निकल कर बाहर आता है, जो कि वहाँ पे बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ एंसेस्टर ज़ू और बन्नी क्रो का अपनी एंशिएंट सिटी के अंदर स्वागत करने लगा था। जबकि उस एंशिएंट मुर्गी को वहाँ पे इस तरह से बात करते हुए देखकर तो बन्नी क्रो को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है, और वो जल्दी से वहाँ पे सामने आकर उससे चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर ये कैसी अजीब सी सिटी है, क्या तुम्हारी इस सिटी के अंदर मुर्गियां भी बात करना जानती हैं। लेकिन वो एंशिएंट मुर्गी वहाँ पे बन्नी क्रो को कोई भी जवाब दे पाती। उससे पहले उनकी नजर वहाँ पे एक पिग के ऊपर पड़ती है, जो कि वहाँ पे रेडी को खींचते हुए ले जा रहा था, जैसे वो कोई जंगली जानवर ना होकर बल्कि एक इंसान ही हो। जबकि ह्यूमन कल्टीवेटर तो वहाँ पे मजे से उस रेडी के ऊपर लेटे हुए आराम कर रहा था, और उसके सारे काम वहाँ पे उसका जंगली जानवर ही कर रहा था। और यही थी अपर डोमेन की एंशिएंट सिटी की खासियत, जो देखकर तो बेचारा डीमन किंग अपनी जगह पे फ्रीज ही हो चुका था। वो तो उन जंगली जानवरों को वहाँ पे इस तरह से इंसानों की तरह काम करते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था। जबकि एंसेस्टर ज़ू तो वहाँ पे ये सब देखकर सारा माजरा समझ चुके थे। वो वहाँ पे उन जंगली जानवरों को इस तरह से काम करते हुए देखकर कोल्टून में कहते हैं, ओ तो ये एनिमल हार्ट एंशिएंट सिटी है। अब एंसेस्टर ज़ू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो एंशिएंट मुर्गी भी वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू की तारीफ करते हुए कहती है, ह्यूमन वाकई ही मानना पड़ेगा, आपकी आई साइट तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है। और ये कहकर वो मुर्गी वहाँ पे अपनी एंशिएंट सिटी का एक बहुत बड़ा राज उन्हें वहाँ पे बताते हुए कहती है कि असल में हमारी एंशिएंट सिटी के लोग हार्ट पॉइजन का इस्तेमाल करते हुए अपने जंगली जानवरों को खाना खिलाते हैं, और उसी हार्ट पॉइजन के चलते वो लोग अपने जंगली जानवरों को जैसे चाहे मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके की वजह से सभी जंगली जानवर यहाँ पे अपने लोगों से बहुत ज्यादा वफादार रहते हैं। असल में हमारी एंशिएंट सिटी के लोग अपना काम इन जंगली जानवरों से करवाने के लिए हार्ट पॉइजन का इस्तेमाल करते हैं, ताकि सभी जंगली जानवर फिजिकल वर्क में उनकी मदद कर सके। अब उस एंशिएंट मुर्गी की ये बात सुनकर डीमन किंग भी वहाँ पे सारा माजरा समझते हुए हमें अपना सर हिला देता है, और उसी के साथ साथ उस एंशिएंट मुर्गी से सवाल करते हुए पूछता है, तो तुम यहाँ पे कैसे बात कर पा रही हो, क्या तुम भी हार्ट पॉइजन का ही नतीजा हो। अब डीमन किंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो एंशिएंट मुर्गी वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ बात को बदलते हुए वहाँ पे उन दोनों से कहती है, मुझे पता है कि आप दोनों के यहाँ पे आने का क्या इंटेंशन है। आप वही है ना जिन्होंने पूरी सोड इंपीरियल सिटी को आपने सिर्फ एक ही अटैक के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया था, और सिर्फ इंपीरियल सिटी को ही डिस्ट्रॉय नहीं किया था, बल्कि सोड इंपीरियल सिटी के मान सिटी लॉर्ड तक को भी हरा दिया था, वो भी अपने सिर्फ एक ही अटैक में। लेकिन प्लीज आप हमारी एंशिएंट सिटी को तबाह मत कीजिएगा। यहाँ पे सभी लोग बहुत ही ज्यादा सिंपल है और आपस में शांति और सुकून के साथ रह रहे हैं। उन्हें बाकी सिटीज के लोगों से कोई भी मतलब नहीं है, वो बस अपने
अपना और अपने जंगली जानवरों का पेट पालने के लिए यहाँ पे काम करते हैं और जितना ज्यादा हो सके यहाँ पे हार्ट पॉइजन को उगाते हैं ताकि वो सभी लोग जंगली जानवरों के साथ मिलकर रह सके। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी ये एंशिएंट सिटी कितनी ज्यादा सिंपल है। और ऊपर से तो हमारी सिटी सॉर्ड इंपीरियल सिटी की तरह इतनी ज्यादा ताकतवर भी नहीं है कि आपके गुस्से को यहाँ पे बर्दाश्त कर सके। इसलिए प्लीज हमारी पर थोड़ा रहम दिखाइए। और ये कहकर वो एंशिएंट मुर्गी वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ एंसेस्टर के सामने झुकते हुए उससे रहम की भीख मांगने लगी थी। अब उस एंशिएंट मुर्गी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर उसे वहाँ पे कोई जवाब नहीं देते। लेकिन डीमन किंग वहाँ पे वापस अपनी बर्निंग क्रो वाली फार्म में आते हुए उससे कहता है, रुको रुको, तो तुम यहाँ पे ये कहना चाह रही हो हम लोग यहाँ पे चुपचाप इस सिटी को पार कर सकते हैं, हमें यहाँ पे कोई भी नहीं रोकेगा। जिस पे वो एंशिएंट मुर्गी एक बार फिर से वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ अपनी बात से पलटते हुए कहती है, नहीं ऐसा तो मैंने नहीं कहा, असल में सिटी लॉर्ड ने ही मुझे यहाँ पे आपका स्वागत करने के लिए भेजा था ताकि मैं आप दोनों को बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ आपको अपनी इस एंशिएंट सिटी के अंदर ले जा सकूं। अब उस एंशिएंट मुर्गी की ये बात सुनकर तो बर्निंग क्रो भी वहाँ पे थोड़ा गुस्से से उससे कहता है, तुम्हारे सिटी लॉर्ड तो हमारे ऊपर कुछ ज्यादा ही मेहरबान दिखाई दे रहे हैं जो उन्होंने खुद हमारा स्वागत करने के लिए तुम्हें यहाँ पे भेजा है। हालांकि हम लोग तो यहाँ पे तुम्हारी इस एंशिएंट सिटी को तबाह करना चाहते थे, पर उसके बावजूद भी तुम्हारे सिटी लॉर्ड हमारे साथ इतनी इज्जत के साथ पेश आ रहे हैं, ये बात मुझे यहाँ पे कुछ हजम नहीं हो रही। इस पे वो एंशिएंट मुर्गी एक बार फिर से अपनी बात को पलटते हुए बर्निंग क्रो से कहती है कि आप हमारी एंशिएंट सिटी के गेस्ट हैं और गेस्ट का स्वागत करना तो हमारा फर्ज है। आप प्लीज आप मुझे यहाँ पे आप दोनों को अपनी एंशिएंट सिटी दिखाने का मौका दीजिए। अब उस एंशिएंट मुर्गी की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि एंसेस्टर के फेस के ऊपर भी स्माइल आ जाती है, जैसे कि वो उस मुर्गी की सारी चालाकियों को समझ रहे हो। और इसी तरह से स्माइल करते हुए एंसेस्टर वहाँ पे बर्निंग क्रो के साथ उस एंशिएंट सिटी के एंट्रेंस गेट को पार करते हुए अंदर चले जाते हैं। जहाँ एंट्रेंस गेट को पार करते ही वो मुर्गी भी वहाँ पे उनके पीछे जाते हुए उन्हें बताती है कि सॉर्ड इंपीरियल सिटी की तरह यहाँ पे कोई भी सॉर्ड फॉर्मेशन नहीं है जो कि यहाँ पे आपका रास्ता रोकेगी, लेकिन हमारी एंशिएंट सिटी की अपनी एक फॉर्मेशन है जिसके टोटल 3 लेवल्स हैं और अगर आप दोनों यहाँ पे उन तीनों लेवल्स को पार कर लेते हैं तो सिटी लॉर्ड भी आपको हमारी इस एंशिएंट सिटी को पार करने की इजाजत दे देंगे, यानी कि आप दोनों शांति के साथ इन तीनों लेवल्स को पार करते हुए हमारी एंशिएंट सिटी को पार कर सकते हैं। है ना ये कमाल की बात। ये एंशिएंट मुर्गी तो वाकई बहुत ज्यादा चालाक थी, इसने यहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ न सिर्फ एंसेस्टर का गुस्सा वहाँ पे शांत करवा दिया था बल्कि उसी के साथ साथ वहाँ पे बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उन्हें वहाँ पे अपनी फॉर्मेशन को भी पार करने के लिए कहने लगी थी। इस मुर्गी के फंसाने का तरीका तो थोड़ा कैजुअल लग रहा था, इस मुर्गी की चालों से तो इसे एक लोमड़ी होना चाहिए था, पर ये बेचारी गलत फील्ड में आ चुकी है। खैर वो एंशिएंट मुर्गी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, अगर अब आप लोग यहाँ पे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हमारी एंशिएंट सिटी की फॉर्मेशन खुद ब खुद ही यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी। अब उस एंशिएंट मुर्गी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बर्निंग क्रो वहाँ पे थोड़ा गुस्से से उससे कहता है, बेवकूफ कहेंगी, क्या तुम हमारी पावर के बारे में नहीं जानती और हमारी पावर के बारे में जानने के बावजूद भी तुम यहाँ पे हमारा मुकाबला अपनी एंशिएंट सिटी की फॉर्मेशन के साथ करवाना चाहती हो? आखिर तुमने अपनी एंशिएंट सिटी की फॉर्मेशन को समझ क्या रखा है? मैं तो उसे एक ही झटके के साथ डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लेकिन अभी बर्निंग क्रो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि उस एंशिएंट मुर्गी ने वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ अपनी एंशिएंट सिटी की फॉर्मेशन को वहाँ पे एक्टिवेट भी कर दिया था, जिसने एक्टिवेट होते साथ ही अचानक से ही वहाँ पे बर्निंग क्रो के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे उठाकर काफी पीछे फेंक दिया था। और देखते ही देखते उस फॉर्मेशन के अंदर एक टोर्नेडो बनने लगा था, जिसके चलते आसपास की सारी मिट्टी ने वहाँ पे इकट्ठा होते हुए एक जायंट के लिए पपेट का रूप ले लिया था, जो कि वहाँ पे गुस्से से जोर जोर से रोर करते हुए एक पूरे पेड़ को ही वहाँ पे उखाड़ लेता है। और उसी पेड़ का इस्तेमाल करते हुए उसने वहाँ पे एंसेस्टर के ऊपर भी हमला कर दिया था, पर एंसेस्टर तो अपनी तरफ आते हुए उस पेड़ को देखकर भी अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलते, बल्कि वो बड़ा सा पेड़ वहाँ पे एंसेस्टर के साथ टकराते ही वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था, जो देखकर बर्निंग क्रो भी वहाँ पे गुस्से के साथ अपनी डीमन किंग वाली फार्म में आते हुए कहता है, तो तुम खुद को यहाँ पे इतना ज्यादा बहादुर समझ रहे हो कि तुमने डायरेक्ट यहाँ पे मेरे बॉस के ऊपर ही अटैक कर दिया? आखिर ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तुम्हारे जैसे क्ले पपेट की तो मेरे बॉस के सामने खड़े रहने की भी औकात नहीं है और तुमने यहाँ पे उनके ऊपर अटैक करने की हिम्मत की। और ये कहकर डीमन किंग ने वहाँ पे बहुत ही गुस्से के साथ उस जायंट क्ले पपेट के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो क्ले पपेट वहाँ पे एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ वहीं पे ही डिस्ट्रॉय हो गया था। जिसे डिस्ट्रॉय करने के बाद तो डीमन किंग भी अपनी बर्निंग क्रो वाली फार्म में वापस आ चुका था और वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, ये तो मेरे एक स्लैब तक को भी नहीं झेल पाया, अगर मैंने यहाँ पे इसके ऊपर अपना पावरफुल अटैक कर दिया होता तो तब इसकी क्या हालत होती। लेकिन अभी बर्निंग क्रो वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि उस मट्टी ने दोबारा से वहाँ पे इकट्ठा होते हुए एक बार फिर से उसी जायंट के लिए पपेट का रूप लेना शुरू कर दिया था, जो कि आपकी बात तो पहले वाले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा था, जो देखकर तो बेचारे बर्निंग क्रो को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, जो देखकर वो एंशिएंट मुर्गी वहाँ पे हंसते हुए बर्निंग क्रो से कहती है, यहाँ पे काफी सारे छोटे छोटे एंशिएंट पॉइजनस इंसेक्ट्स मौजूद है जो कि इस मिट्टी के साथ मिलते हुए इस जायंट के लिए पपेट को बना रहे हैं और वो पॉइजनस इंसेक्ट ना सिर्फ यहाँ पे इसकी ताकत को बढ़ा रहे हैं बल्कि उसी के साथ साथ इसे यहाँ पे डिस्ट्रॉय होने से भी बचा रहे हैं। इसलिए आप जितनी बार मर्जी इसे यहाँ पे डिस्ट्रॉय करें, ये बार बार दोबारा जिंदा होता रहेगा। और अभी वो एंशिएंट मुर्गी बर्निंग क्रो को वहाँ पे ये सब बता ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि उसके लिए पपेट ने वहाँ पे दोबारा से बर्निंग क्रो के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, जिसे
जिसे बर्नी क्रो भी वहाँ पे डॉज करते हुए अपनी डिमोनिक फ्लेम का इस्तेमाल करके उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। पर बेचारे बर्नी क्रो की डिमोनिक फ्लेम का भी वहाँ पे उस क्ले पपेट के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था और ऊपर से उस क्ले पपेट ने वहाँ पे बर्नी क्रो को उल्टा एक थप्पड़ मारते हुए उसे वहाँ पे उठाकर काफी पीछे फेंक दिया था, जिसके चलते बेचारा बर्नी क्रो वापस वहाँ पे उड़ते हुए अपने बॉस के पास ही आके गिरा था, जहाँ पे वो खुद को संभालते हुए खुद से ही कहता है आखिर इस क्ले पपेट की बॉडी इतनी ज्यादा हार्ड कैसे हो गई, ये बना तो मिट्टी से ही हुआ है ना, तो फिर मेरी डिमोनिक फ्लेम यहाँ पे इसका कुछ क्यों नहीं बिगाड़ पा रही। जिसपे वो एंशिएंट मुर्गी भी बर्नी क्रो का मजाक उड़ाते हुए कहती है बेवकूफ कहेंगे, क्या तुम ये बात नहीं जानते कि फायर और वाटर से डस्ट और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो तुम यहाँ पे अनजाने में ही अपनी डिमोनिक फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए इस क्ले पपेट की बॉडी को और भी ज्यादा हार्ड कर रहे हो। यानी कि मोटा मोटा मैं कहूँ तो तुम यहाँ पे चाहे जो मर्जी कर लो, लेकिन तुम इस क्ले पपेट का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और अगर तुम इसे खत्म नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि तुम इस लेवल को भी पार नहीं कर पाओगे। और माफ करना, अगर तुम लोग इस लेवल को पार नहीं कर पाए तो तुम लोगों को हमारी एंशिएंट सिटी को छोड़कर वापस जाना होगा। और ये कहकर वो एंशिएंट मुर्गी वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ उदास होने का नाटक भी करने लगी थी, जैसे उसे वहाँ पे उनका लेवल पार ना कर पाने की वजह से उसे बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा हो। और अब एसएसटजू ऐसे किसी को वहाँ पे अपनी वजह से थोड़ी ना दुखी होने दे सकते थे, इसलिए अचानक से एसएसटजू ने वहाँ पे अपनी एक फिंगर को ऊपर हवा में उठा दिया था, जिससे वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिवाइन सुप्रीम एनर्जी रिलीज होने लगी थी, जिसे देखते ही बेचारी उस एंशिएंट मुर्गी का तो वहाँ पे बहुत बुरा हाल हो चुका था। और वो वहाँ पे घबराते हुए कहने लगी थी ये क्या है, आखिर ये किस तरह की खतरनाक एनर्जी का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, और मुझे इस एनर्जी के और प्रेशर से इतनी ज्यादा घुटन क्यों महसूस हो रही है। जबकि एसएसटजू ने वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एक मामूली से बर्ड को पकड़ लिया था और उसके अंदर ही अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी को भी डालना शुरू कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि उस बर्ड को भी वहाँ पे झटके लगने लगे थे। पर एसएसटजू तो वहाँ पे भी नहीं रुकते, वो लगातार वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस बर्ड को रिफाइन करके उसका वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करवाने लगे थे, जिसके चलते तो हम देखते हैं कि वहाँ पे डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का एक भवंडर बन चुका था, जिसके चलते तो वहाँ पे सबसे बुरी हालत तो बेचारी उसी एंशिएंट मुर्गी की ही दिखाई दे रही थी। पर एसएसटजू की रिफाइनिंग प्रोसेस को देखकर उसकी आंखें भी वहाँ पे फटी की फटी रह जाती हैं और वो वहाँ पे हैरानगी के मारे चिल्लाते हुए कहती है क्या ये पर्सन यहाँ पे एक एंशिएंट बर्ड को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है, भला कोई इंसान है किसी लिविंग चीज को कैसे रिफाइन कर सकता है। अब उस एंशिएंट मुर्गी की ये बात सुनकर एसएसटजू वहाँ पे कोल्ड टून के साथ उसे जवाब देते हुए कहते हैं नहीं, तुम यहाँ पे गलत समझ रही हो, मैं इस एंशिएंट बर्ड को यहाँ पे रिफाइन नहीं कर रहा था, बल्कि तुम्हारी ही सिटी के मेथड का इस्तेमाल करते हुए इसे यहाँ पे हार्ट पॉइजन दे रहा था। और अब एसएसटजू का रिफाइन किया हुआ हार्ट पॉइजन कितना ज्यादा ताकतवर होगा, इसका अंदाजा तो आप खुद ही लगा सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि एसएसटजू के हार्ट पॉइजन और उनकी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी की वजह से वो एंशिएंट बर्ड तो वहाँ पे पूरी तरह से ही ट्रांसफॉर्म हो चुका था, जिसके चलते उस एंशिएंट बर्ड का ना सिर्फ साइज वहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गया था, बल्कि उसी के साथ साथ उसका पेट भी काफी ज्यादा बाहर को निकल आया था। और इस सब के साथ साथ उस एंशिएंट बर्ड की बॉडी से भी एक अलग ही टाइप का ऑरा निकल रहा था, जिसे देखते हुए बेचारी वो एंशिएंट मुर्गी तो वहाँ पे और भी ज्यादा हैरान हो चुकी थी, जो देखकर एसएसटजू वहाँ पे मुस्कुराते हुए कोल्ड टून में उससे कहते हैं कि अब ये एंशिएंट बर्ड पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका है और अब तुम में से ईटिंग एंशिएंट बर्ड कहकर भी बुला सकती हो। और अभी एसएसटजू वहाँ पे ये सब कह ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से उस ईटिंग एंशिएंट बर्ड ने वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उस क्ले पपेट के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे धीरे धीरे खाना शुरू कर दिया था। और ऊपर से उसकी स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट थी कि बेचारा वो क्ले पपेट भी उसे वहाँ पे चाहकर नहीं रोक पा रहा था, जो देखकर बर्नी क्रो भी वहाँ पे खुश होते हुए उस एंशिएंट मुर्गी से कहता है अब बताओ, अब तुम्हारा क्या कहना है, अब तुम्हारा ये क्ले पपेट जितना चाहे मर्जी हार्ड हो जाए, लेकिन मेरे बॉस के ट्रांसफॉर्म किए हुए ईटिंग एंशिएंट बर्ड का मुकाबला नहीं कर पाएगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो ईटिंग एंशिएंट बर्ड तो वहाँ पे इतनी तेजी के साथ मूव करते हुए उस क्ले पपेट को खा रही थी कि दूर से देखने से तो वहाँ पे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ पे उस क्ले पपेट के चारों तरफ कोई एनर्जी घूम रही है, जिसके चलते उस क्ले पपेट को भी अपनी बॉडी में काफी ज्यादा पेन होने लगा था और वो दर्द के मारे वहाँ पे जोर जोर से चिल्लाने भी लगा था। और इसी तरह देखते ही देखते उस ईटिंग एंशिएंट बर्ड ने वहाँ पे लगातार अटैक करते हुए उसकी बॉडी को वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बार फिर से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। लेकिन इस खतरनाक ब्लास्ट के बाद उस क्ले पपेट की बॉडी दोबारा वहाँ पे जुड़ पाती उससे पहले ही हम देखते हैं कि ईटिंग एंशिएंट बर्ड ने वहाँ पे उसके छोटे छोटे मिट्टी के टुकड़ों को वहाँ पे पूरी तरह से खा लिया था। यानी कि अब ना तो बचा था बांस और ना बजेगी बांसुरी। और ऊपर से वो ईटिंग एंशिएंट बर्ड वहाँ पे उस क्ले पपेट को पूरी तरह से खाने के बाद पूरी तरह से हजम करते हुए डिकार भी मार देती है, जो देखकर तो बेचारी वो एंशिएंट मुर्गी अपनी जगह पे फ्रीज ही हो चुकी थी। उसे तो अभी तक भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि वाकई उसके क्ले पपेट को इस मामूली से एंशिएंट बर्ड ने यहाँ पे इतनी आसानी के साथ हराते हुए खा लिया। इसलिए वो वहाँ पे हैरानगी के मारे चिल्लाते हुए कहती है क्या इसने वाकई पूरे क्ले पपेट को खा लिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, भला कोई एंशिएंट बर्ड ऐसा कैसे कर सकता है? जिसपे बर्नी क्रो वहाँ पे उसका मजाक उड़ा करे उसी की टून में बात करते हुए उससे कहता है तुमने ही तो बोला था ना मेरे इस क्ले पपेट को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, तो मेरे बॉस ने भी इसे यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने की बजाय आपने ईटिंग एंशिएंट बर्ड का इस्तेमाल करते हुए उन सभी पॉइजनस इंसेक्ट्स को ही यहाँ पे आपने ईटिंग एंशिएंट बर्ड को खिला दिया, जो कि बार
बार उस क्ले पपेट को यहाँ पे दोबारा जिंदा कर रहे थे। अब इस तरह से रो क्यों रही हो? तुम्हें क्या लगा था मेरे बॉस जो कि अपने सिर्फ एक ही अटैक के साथ पूरी सोड इंपीरियल सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो तुम्हारे इस मामूली से क्ले पपेट के सामने अपनी हार मान लेंगे? बेवकूफ मुर्गी, अब चुपचाप आगे बढ़ो और हमें सेकंड लेवल के बारे में बताओ। और बर्निंग क्रो के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि वो एंशिएंट मुर्गी वहाँ पे बुरा सा मुंह बनाते हुए उन्हें लेकर वहाँ पे अगले राउंड की तरफ रवाना हो जाती है। और सेकंड लेवल पहले वाले लेवल से बिल्कुल ही अलग दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो जगह दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और प्यारी दिखाई दे रही थी। खैर वहाँ पे लाने के बाद वो एंशिएंट मुर्गी वहाँ पे टजू और बर्निंग क्रो से कहती है, डियर गेस्ट, मैं आपको इस लेवल के बारे में पहले से ही सुधार कर देना चाहती हूँ, क्योंकि ये वाला लेवल पहले वाले लेवल से भी बहुत ज्यादा पावरफुल और खतरनाक होने वाला है। और अगर आप इसे पीछे हटना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास मौका है। लेकिन बर्निंग क्रो ने तो वहाँ पे पीछे हटने से साफ साफ इनकार कर दिया था। और बर्निंग क्रो के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि अचानक से ही वहाँ पे सेकंड लेवल भी एक्टिवेट हो जाता है, जिसके एक्टिवेट होते साथ ही वहाँ पे चारों तरफ बहुत ही ज्यादा खतरनाक पॉइजनस ऑरा फैलने लगा था। और उस पॉइजनस ऑरा को वहाँ पे फैलाने के पीछे किसी और के नहीं बल्कि कुछ बटरफ्लाइज का हाथ था, जिन्हें देखकर वो एंशिएंट मुर्गी जल्दी से नीचे झुकते हुए कहती है, हे तुम लोग ये क्या करने की कोशिश कर रही हो? देखो तो सही, मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ। और ये कहकर वो डर के मारे जल्दी से नीचे झुकते हुए कहती है, अगर ये पॉइजनस ऑरा मुझे यहाँ पेट कर गया तो ये तो यहाँ पे मेरी भी जान ले लेगा। हालांकि ये सब वो एंशिएंट मुर्गी बस नाटक कर रही थी, उसे वहाँ पे कोई भी डर नहीं लग रहा था। वो तो बस ऐसे तजू और बर्निंग क्रो को डराते हुए वहाँ से भगाना चाहती थी। लेकिन जब वो दोनों वहाँ पे फिर भी नहीं चाहते तो वो एंशिएंट मुर्गी उन्हें वहाँ पे पॉइजनस बटरफ्लाइज के बारे में बताते हुए कहती है कि इनके विंग्स के अंदर से ही ये खतरनाक पॉइजनस ऑरा जनरेट हो रहा है। और इस पॉइजनस ऑरा के अंदर इतनी ज्यादा खतरनाक पावर है कि ये किसी को भी अपने हेलुसिनेशन के अंदर फंसा सकता है। इसलिए अभी भी आपके पास मौका है, जल्दी से आप दोनों भाग जाइए यहाँ से। पर ऐसा तजू जो कि उस एंशिएंट मुर्गी का ये सारा प्लान समझ चुके थे, वो अचानक से ही वहाँ पे एक पेड़ की टहनी को तोड़ते हुए उसके अंदर अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी को इंजेक्ट कर देते हैं, जिसके चलते पेड़ की वो छोटी सी टहनी भी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी के साथ ग्लो करने लगी थी। और उसी टहनी को एंसेस्टरजू ने वहाँ पे उन पॉइजनस बटरफ्लाइज की तरफ थ्रो कर दिया था। और जैसे ही एंसेस्टरजू की डिवाइन एनर्जी वाली वो टहनी जाकर वहाँ पे उन पॉइजनस बटरफ्लाइज के साथ टकराती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, जहाँ पे देखते ही देखते एंसेस्टरजू की डिवाइन सुप्रीम एनर्जी ने वहाँ पे उन सभी पॉइजनस बटरफ्लाइज को वहाँ पे दोबारा से कैटरपिलर में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। यानी कि वो सभी की सभी पॉइजनस बटरफ्लाइज वहाँ पे छोटे छोटे वास्प में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी, जो देखकर तो बर्निंग क्रो भी वहाँ पे खुश होकर अपने बॉस की तारीफ करते हुए कहता है, बॉस आपका ये आइडिया तो वाकई बहुत ज्यादा कमाल का था। आपकी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी ने तो यहाँ पे इन्हें दोबारा कैटरपिलर्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया। यानी कि उन पॉइजनस बटरफ्लाइज की विंग्स ही जा चुके हैं, जिनसे वो खतरनाक पॉइजनस ऑरा जनरेट हो रहा था। एक बार फिर से ना बचेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। और ये कहकर बर्निंग क्रो वहाँ पे एंसेस्टरजू से कहता है, बॉस क्यों ना हम आपकी इस कमाल की टेक्निक को डिवाइन हुआनगू टेक्निक का नाम दे दें। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पे ये सब देखकर तो बेचारी उस एंशिएंट मुर्गी का मुंह ही वहाँ पे खुला का खुला रह गया था। उसे तो वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो वहाँ पे रिएक्ट करे तो करे कैसे। इवन अब तो बोलते हुए उसकी जबान भी वहाँ पे हकलाने लगी थी। वो हकलाते हुए कहती है, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, भला मेरे पॉइजनस बटरफ्लाइज यहाँ पे कैसे फेल हो सकते हैं। जिसमें एंसेस्टरजू उसे वहाँ पे कोल्ड टून में जवाब देते हुए कहते हैं, क्योंकि तुम्हारे पॉइजनस बटरफ्लाइज यहाँ पे अपने विंग्स की वजह से ही उस खतरनाक ऑरा को जनरेट कर पा रहे थे, और अपने विंग्स के बगैर वो सभी बेकार थे, इसलिए मैंने यहाँ पे उनके विंग्स को ही खत्म कर दिया। और ये कहकर एंसेस्टरजू वहाँ पे बर्निंग क्रो के साथ थर्ड लेवल की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, जो देखकर वो एंशिएंट मुर्गी जल्दी से वहाँ पे उनके रास्ते में आकर वहाँ पे उनका रास्ता रोकते हुए कहती है, डियर गेस्ट प्लीज रुक जाइए। जिस पे बर्निंग क्रो वहाँ पे उसके मजे लेते हुए कहता है, क्यों अब क्या हो गया? तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारी ये सो कॉल्ड पावरफुल फॉर्मेशन हमें यहाँ पे रोक लेगी? बेवकूफ कहीं की, अभी तुमने मेरी बॉस की ट्रू पावर को देखा ही कहाँ है? तुम तो क्या, उसी तो अभी तक हमने खुद भी नहीं देखा। अगर मेरे बॉस यहाँ पे चाहे तो अपनी 0.00001% पावर का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारे इस पूरे अपर डोमेन का नामो निशान मिटा सकते हैं। और तुम यहाँ पे चली थी अपनी इस मामूली सी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए हमें यहाँ पे रोकने। अब बर्निंग क्रो की इन सारी बातों ने तो वहाँ पे एक पल के लिए उस एंशिएंट मुर्गी को भी अंदर से पूरी तरह से हिला दिया था। लेकिन वो बहुत ही जल्द खुद को वहाँ पे संभालते हुए बर्निंग क्रो से कहती है, नहीं नहीं, मैं आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं रही, बल्कि मैं तो यहाँ पे आपको थर्ड लेवल के बारे में सुधार करना चाहती हूँ। हमारी इस एंशिएंट फॉर्मेशन का थर्ड लेवल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जो कि हमारी एंशिएंट सिटी के लिए डिफेंस के तौर पर भी काम करता है। इसी से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि थर्ड लेवल कितना ज्यादा खतरनाक होगा। और ऊपर से थर्ड लेवल के लिए हमें यहाँ पे आगे बढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग सेकंड लेवल को पार कर लेते हैं उसके बाद थर्ड लेवल खुद ब खुद ही एक्टिवेट हो जाता है। और जहाँ तक मेरा अंदाजा है अब तक तो थर्ड लेवल एक्टिवेट भी हो चुका होगा। हम देखते हैं कि उस एंशिएंट मुर्गी का ये कहना बिल्कुल ठीक था, क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक पॉइजनस जायंट बीस्ट वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ एंसेस्टरजू और बर्निंग क्रो की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो एंशिएंट मुर्गी वहाँ पे बर्निंग क्रो और एंसेस्टरजू को ज्यादा डराते हुए कहती है, हालांकि हमारी एंशिएंट सिटी
के अंदर मौजूद सभी पॉइजनस इंसेक्ट्स और बीस्ट सिटी लॉर्ड का ऑर्डर मानते हैं, लेकिन ये थर्ड लेवल वाला एंशिएंट बीस्ट इतना ज्यादा खतरनाक है कि वो सिटी लॉर्ड का भी हुक्म नहीं मानता। और अगर आप यहाँ पे उसे हराना चाहते हैं तो उससे पहले आपको हमारी एंशिएंट सिटी के सिटी लॉर्ड को हराना होगा। लेकिन सिटी लॉर्ड को ढूंढ पाना ही बहुत बड़ा टास्क है। इवन उन्हें हमारी सिटी में आने वाला कोई भी गेस्ट नहीं ढूंढ सकता, और मुझे नहीं लगता सिटी लॉर्ड को ढूंढे बगैर आप यहाँ पे उस खतरनाक पॉइजनस बीस्ट का मुकाबला कर पाएंगे। जिस पे एंसेस्टर उसे वहाँ पे कॉल टून में जवाब देते हुए कहते हैं क्या वाकई ही। और इसी बीच हम देखते हैं कि वो पॉइजनस एंशिएंट बीस्ट भी वहाँ पे उनके ऊपर हमला करने के लिए उनके काफी ज्यादा क्लोज आ चुका था, जिसकी बॉडी से वाकई वहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक पॉइजनस ऑरा रिलीज हो रहा था। लेकिन वो वहाँ पे बनने करो और एंसेस्टर के ऊपर हमला कर पाता। उससे पहले ही हम देखते हैं कि एंसेस्टर ने वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस एंशिएंट मुर्गी को वहाँ पे अपनी तरफ खींच लिया था और उसे वहाँ पे गले से पकड़ते हुए कॉल टून में कहते हैं मुझे नहीं लगता सिटी लॉर्ड को ढूंढ पाना इतना ज्यादा मुश्किल काम है। और ये कहकर तो एंसेस्टर ने वहाँ पे उसके गले को दबाना शुरू कर दिया था। जहाँ जैसे ही एंसेस्टर उस एंशिएंट मुर्गी के गले को दबाते हैं तो वो पॉइजनस एंशिएंट बीस्ट खुद ब खुद ही वहाँ पे रुक गया था, मानो जैसे वो वहाँ पे फ्रीज हो चुका हो। और अचानक उस पॉइजनस बीस्ट के वहाँ पे ब्रेक मारने की वजह से वहाँ पे चारों तरफ काफी ज्यादा धुआं भी फैल गया था, जो देखकर तो बर्निंग क्रो भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है आखिर ये पॉइजनस एंशिएंट बीस्ट यहाँ पे अचानक से फ्रीज कैसे हो गया। जिस पे एंसेस्टर उसे वहाँ पे कॉल टून में जवाब देते हुए कहते हैं क्योंकि सोली एंशिएंट पॉइजनस बीस्ट को यहाँ पे ये मुर्गी ही कंट्रोल कर रही थी, और अब जब इसकी गर्दन मेरे हाथों में है तो वो पॉइजनस बीस्ट भी खुद ब खुद ही अपनी जगह पे रुक गया। क्या क्या अब तक यही यहाँ पे इन सभी जानवरों को कंट्रोल कर रही थी और उन्हें हमारे ही सामने कंट्रोल करते हुए हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही थी। और तभी एंसेस्टर वहाँ पे कॉल टून में उस मुर्गी से कहते हैं तो तुम ही हो चोंगमेंग, मैंने ठीक कहा ना, या फिर चोंगमेंग की बजाय मैं तुम्हें एंशिएंट सिटी की लॉर्ड कहूँ। और ये कहते हुए एंसेस्टर ने वहाँ पे उसका गला भी छोड़ दिया था। लेकिन एंसेस्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उस सिटी लॉर्ड को इतना बड़ा झटका लगता है कि वो वहाँ पे हैरान होते हुए एंसेस्टर से पूछती है आखिर आपको कब मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चला था। जिस पे एंसेस्टर कॉल टून में उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताते हैं कि जब मैंने तुम्हारी इस एंशिएंट सिटी के अंदर कदम रखा था उसी समय मुझे तुम्हारे बारे में पता चल गया था कि तुम ही हो इस सिटी की रियल लॉर्ड। और ये कहकर एंसेस्टर वहाँ पे अपनी आंख उठाकर उस पॉइजनस एंशिएंट बीस्ट की तरफ देखते हैं और सिर्फ एंसेस्टर के देखने पर से ही वो पॉइजनस एंशिएंट बीस्ट वहाँ पे एक झटके के साथ डिस्ट्रॉय हो गया था। और इस तरह एंसेस्टर वहाँ पे एंशिएंट सिटी को भी हरा चुके थे और अपर डोमेन के फाउंडेशन वाले स्टोन में वहाँ पे दो क्रैक्स आ चुके थे, यानी कि एंसेस्टर वहाँ पे दो सिटीज को हरा चुके थे। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें वहाँ पे ड्रैगन अभ्यास का सीन दिखाया जाता है, जिसे न जाने कितने ही सालों से सील करके रखा गया था और उसके ऊपर वही सील लगाई गई थी, जिसमें अब धीरे धीरे वहाँ पे दो क्रैक्स आ चुके थे, यानी अपर डोमेन का फाउंडेशन स्टोन। और इस बात का एहसास वहाँ पे ड्रैगन अभ्यास के अंदर मौजूद न जाने पिछले कितने हजारों सालों से सील एक लेडी डेमोनिक मास्टर को भी हो गया था। और ये एहसास होते ही वो वहाँ पे एक डेवल स्माइल करते हुए कहती है तो फाइनली उस 5 स्पिरिट सील के अंदर दो क्रैक्स आ चुके हैं। और ये कहकर उस लेडी डेमोनिक मास्टर ने वहाँ पे अपने पास एक एंशिएंट वेपन को भी बाहर निकाल लिया था, जिसके इस्तेमाल करते हुए वो सीधा वहाँ पे उस केव के ऊपर वाले हिस्से के ऊपर अटैक कर देती है ताकि वो उसे डिस्ट्रॉय करते हुए बाहर निकल सके। और क्योंकि 5 स्पिरिट सील के अंदर दो क्रैक्स ऑलरेडी आ चुके थे तो हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अपने उस डेमोनिक वेपन का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन अभ्यास माउंटेन के बीचों बीच वहाँ पे क्रैक ला चुकी थी। और जैसे जैसे उस डेमोनिक वेपन का ऑरा वहाँ पे फैल रहा था हम देखते हैं कि वहाँ पे पिछले हजारों सालों से मौजूद ट्रैप एंशिएंट डेमोनिक बैट्स भी वहाँ पे दोबारा जिंदा होने लगे थे। और ये देखकर वो डेमोनिक लेडी मास्टर, जिसका नाम अकामी था, वो वहाँ पे खुश होते हुए कहती है मास्टर ने मुझे यहाँ पे ट्रैप करने के लिए प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था, पर आज उनका ये प्लान उनके ऊपर ही भारी पड़ने वाला है। और इस समय का इंतजार तो मैं न जाने पिछले कितने हजारों सालों से करते हुए आ रही थी। और ये कहते हुए अकामी ने अचानक से ही वहाँ पे अपने डेमोनिक वेपन की पावर को वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि अचानक से ही वहाँ पे एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ उस माउंटेन के बीचों बीच एक होल हो जाता है। और जैसे ही वो होल वहाँ पे ओपन होता है तो उन एंशिएंट डेमोनिक बैट्स ने वहाँ पे एक भी पल गवाए बगैर बहुत ही तेजी के साथ वहाँ से बाहर निकलना शुरू कर दिया था, जो देखकर अकामी वहाँ पे एक बार फिर से डेविल स्माइल करते हुए कहती है तो अब आग में पेट्रोल छिड़कने का समय आ चुका है, मास्टर को दुश्मन मेरा दोस्त। और ये कहकर अकामी ने तो वहाँ पे बिल्कुल एक डेमोनिक क्वीन की तरह जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम एंसेस्टर और बर्निंग क्रो को देखते हैं, जो कि बर्निंग क्रो के साथ एंशिएंट सिटी से होते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन अचानक ही सिटी लॉर्ड गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए एंसेस्टर से कहती है आखिर तुम एक एक करके हर एक सिटी की फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे आजाद करवाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम जानते भी हो कि इसका अंजाम कितना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। असल में सिटी लॉर्ड भी यहाँ पे अकामी के बारे में ही बात कर रही थी, जो सुनकर एंसेस्टर वहाँ पे कॉल टून में उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि यहाँ पे अपर डोमेन के अंदर मेरी एक बहुत ही ज्यादा कीमती चीज मौजूद है, जिसे मैं लेने के लिए यहाँ पे आगे बढ़ रहा हूँ। बाकी तुम्हारी फॉर्मेशंस और तुम्हारे दुश्मनों से मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। हाँ, पर अगर उन लोगों ने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं उन सभी को खत्म कर दूंगा। और ये कहते हुए एंसेस्टर वहाँ पे अगली सिटी की तरफ रवाना हो जाते हैं, जहाँ बनने करो एंसेस्टर से सवाल करते हुए पूछता है बॉस ये सिटी लॉर्ड क्या कह रही थी? आखिर हम इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करते हुए किसकी मदद कर रहे हैं? वहीं उन दोनों को वहाँ से जाते हुए देखकर वो एंशिएंट मुर्गी वहाँ पे खुद से ही कहती है मुझे जल्द से जल्द डैन लॉन्ग
सिटी की लॉर्ड को इसके बारे में बताना होगा। और ये कहते हुए वो सिटी लॉर्ड अपने मुंह से एक एनर्जी को बाहर निकालती है जो कि जमीन के नीचे से होते हुए डैनलोंग सिटी में पहुंच जाती है और उसे वो सिटी लॉर्ड वहाँ पे पैगाम देते हुए कहती है, डैनलोंग सिटी के लॉर्ड, ज़ुयंग तुम्हारी सिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें डैनलोंग सिटी का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एंशिएंट सिटी के लॉर्ड का भेजा हुआ मैसेज भी वहाँ पे पहुंच चुका था। लेकिन डैनलोंग सिटी के ऊपर तो उन डेमोनिक बैट्स ने ऑलरेडी हमला कर दिया था जो कि वहाँ पे उस एनर्जी मैसेज को भी अपने पैरों के नीचे कुचल देते हैं और पूरी सिटी के ऊपर अटैक करते हुए वहाँ पे चारों तरफ तबाही मचाने लगे थे। जो देखकर कुछ गार्ड्स वहाँ पे अपने अपनी डैन फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उन बैट्स का मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी किसी भी अटैक का वहाँ पे उन डेमोनिक बैट्स के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। उल्टा उन सभी डेमोनिक बैट्स ने वहाँ पे उन सभी के ऊपर हमला करते हुए वहाँ पे उनका खून पीना शुरू कर दिया था। और इसी बीच हम एक यूवी नाम की छोटी सी बच्ची को भी देखते हैं जो कि वहाँ पे ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डरी हुई दिखाई दे रही थी और अपनी माँ से अलग हो जाने की वजह से वो वहाँ पे रो भी रही थी। पर तभी अचानक से एक डेमोनिक बैट वहाँ पे पीछे से उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और अचानक से उसकी माँ ने बीच में आकर वहाँ पे अपनी फायर की मदद से उसके ऊपर अटैक करते हुए उस डेमोनिक बैट को वहीं पे खत्म कर दिया था और अपनी बेटी को सहारा देते हुए उसे वहाँ पे शांत करवाने की कोशिश करने लगी थी। पर इसी के साथ हम देखते हैं कि अचानक से ही वहाँ पे अकामी की एंट्री होती है जिसके वहाँ पे हर एक कदम के साथ चारों तरफ बहुत ही ज्यादा खतरनाक पॉइजन ऑरा फैलता जा रहा था और जो कोई वहाँ पे उस पॉइजनस ऑरा की चपेट में आ रहा था उसकी वहीं पे मौत होती चली जा रही थी। और यही वहाँ पे यूवी और उसकी माँ के साथ भी होता है जो देखकर अकामी वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए कहती है, ये सभी ह्यूमंस तो बहुत ही ज्यादा इमोशनली बेवकूफ होते हैं। और अकामी की ऐसा कहते ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।